चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देश में चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी पे हैं। इसी चरण में आज तीसरे चरण में बरेली लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ गया है। हमारे बीच में जो है माननीय पूर्व सांसद और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री प्रवीण सिंह ऐरन जी है। बात करते हैं इनसे आज के क्या चुनौतियां इनको क्षेत्र में मिल रही हैं, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है बरेली की जनता के लिए, क्या विकास कार्य जो छोड़ के गए थे ये बरेली के लिए वो क्या कितना पूरा करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐरन साहब आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सवाल की साहब शुरुआत में यहाँ से करता हूँ कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जी। बरेली के अंदर 5 सभाएं, मौजूदा सीएम, 2 दिन प्रधानमंत्री, कल केशव प्रसाद मौर्य, आज राजनाथ सिंह, कल अमित शाह, बरेली पे पूरा फोकस है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ऐसा है, उनको मालूम है ये सीट हार रही है, तो किसी तरह से सब लोग किसी भी तरह से लग के उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बाहरी लोगों से वो जमाने चले गए जब मोदी जी का ये चल रहा था, क्योंकि वो झूठ के आधार पर 15-15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां भाइयों बहनों, ये जो नौटंकी चल रही थी वो टीवी चैनल और जो मीडिया के तमाम चैनल हैं उन पे उन्होंने खरीद लिया, और जो खुद नहीं खरीदे वो अपने पूंजीपति मित्रों को खरीदवा दिए। तो अगर जैसे आपका चैनल है भारत, तो ये तो बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, बड़ा मान्यता है इसकी, लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन उनके गोदी मीडिया है, तो गोदी मीडिया ने मोदी जी को दिखाना शुरू किया, करता करा तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन फरिश्ता आ गया और पब्लिक बह गई। और उन्होंने मुख्यतः हिंदुओं को मूर्ख बनाया कि हम हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं पर पता नहीं क्या हुआ जा रहा है। अब हिंदू समाज, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू समाज के उस परंपरा को मानने वाले हैं जो सर्वधर्म को साथ में लेकर चलने वाली, और हिंदू जो है, हिंदू को ना कोई खतरा है और ना आगे होगा। हिंदू समाज अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम है, और संविधान जो देश का है वो संविधान हर वर्ग, हर कौम की रक्षा करने के लिए मजबूत है। हिंदू धर्म पूरा संविधान जो है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, उसकी परंपरा को निभाना चाहता है। ये उसको रास्ते से भटकाना चाह रहे थे और दुनिया भर के झूठे ड्रामे खेले। अब हिंदू समझ चुका है और हम हिंदुओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं कि हिंदू धर्म की परंपराओं के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परंपराओं के हिसाब से जो है देश चलेगा, ना कि इनके ढकोसलों से। ये तो मोदी जी जो है पूंजीपतियों के जेब में डाल रहे हैं और ध्यान बांट रहे हैं। मेरा अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि आप बरेली में सांसद भी रह चुके हैं, आपने विकास भी कराया है। कौन से ऐसे विकास थे जो अधूरे रह गए थे और समय पूरा हो गया था? क्या प्रोजेक्ट है आपका बरेली के लिए? देखिए, अगर आप उस फाइल को देखेंगे जो 4 लेन वाली है, और जो बड़ा बाईपास देखा आपने, ये बड़ा बाईपास और ये 4 लेन जो है ये असलियत में 6 लेन का था। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह जी ने, आदरणीय बहुत ही मानते थे, तो उन्होंने बड़ी कृपा करी। हालांकि हम तो उनके धरने पे बैठ गए थे, तो उन्होंने कहा चलो भाई हम अभी 4 लेन का पैसा पास कर रहे हैं, तो 2200 करोड़ रुपए पास हुए। लेकिन उसमें हमें आदरणीय सोनिया जी की भी सिफारिश करानी पड़ी थी। लेकिन हम 6 लेन चाहते थे, उसका पैसा नहीं मिल पाया, उसमें हमें सफलता नहीं मिली। तो वो जो सफलता तब नहीं मिली वो अब ठीक है, क्योंकि 4 लेन का अगर है तो 6 लेन बनाने में आसानी होगी, क्योंकि रास्ता अगर हम एक तरफ का भी खोल देंगे दूसरी तरफ काम चलेगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक के लिए रास्ता बहुत है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि बरेली और रामपुर के बीच में एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप, परसा खेड़ा से 4 गुना जी, आप समझे परसा खेड़ा कितना बड़ा है। हम ये जो सपना देखा है और जो हम सोचते हैं कि ये हम कर सकेंगे, वो ये चौधरी राजेंद्र सिंह जी खड़े, आपकी आवाज पहुंच रही है? अरे आवाज पहुंच रही है? आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इंडस्ट्रियल पार्क हम लगाने की बात कर रहे हैं, ये 2-3 हिस्सों में होगा। एक बरेली और रामपुर के बीच में,
एक जो रिंग रोड नहीं बन रही है उसके दोनों तरफ और जमीनें जो अधिग्रहण करी जाएंगी, हमारी कोशिश होगी कि उन जमीनों का अधिग्रहण हम ऐसी जगह पे कर से ले जहाँ पर जमीन इलाका पिछड़ा हो। क्योंकि अगर हम जहाँ पर महंगी जमीनें हैं, एक तो जमीन महंगी मिलेगी तो उद्योग महंगे लगेंगे, तो जो पिछड़े इलाके हैं हमने उसको छांट लिया है। अभी हम उसे कहना नहीं चाहते क्योंकि नकली जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हम बताएं आपको तो सराय तलफी के आसपास का इलाका और उधर का जो है ना, जो ये रिंग रोड निकलेगी, उस रिंग रोड को हम जल्दी निकालेंगे और उसके आसपास कम से कम 1000 एकड़ जमीन 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उसमें हाईवे रोड बनेंगे, उसमें जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, फैक्ट्रियों से जो कूड़ा निकलेगा, केमिकल निकलेगा, उन केमिकल को निकालने का वहीं पे प्लांट लगेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए विदेशी तकनीक लगेगी और पश्चिमी देशों से उनके साथ गठबंधन के साथ काम होगा। ये एक बड़ा फेमस मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं। अभी जो 21 अप्रैल को एक बयान दिया था माननीय मोदी जी ने, जिसमें 18 साल पुराने श्री मनमोहन सिंह सरकार का एक जिक्र किया था कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। इस जो है वो बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है ना, मनमोहन सिंह जी ने कहा, मोदी जी का तो ये तरीका है कि किसी भी नेता का पहले तो आप मीडिया खरीद लो, जब आप मीडिया खरीद लोगे तो दूसरी पार्टी की तो बात होगी नहीं। तो मनमोहन सिंह की बात कोई कहने वाला नहीं था, मोदी जी झूठ बोले। उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने ये कहा ही नहीं कि पहला हक होगा, ना कहा, ना उस अखबार में लिखा है जिस अखबार की बात कर रहे हैं पहला हक पहला हक। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो संविधान का ये जो संस्थान वो है, तो वो पिछड़े समाज की, यानी कि जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज का एक फंड होता है, वो माइनॉरिटी का फंड जो है वो देश की जो संपत्ति है, हमारी जो जीडीपी है, उसका एक बड़ा छोटा अंग होता है। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि माइनॉरिटी के लिए जो फंड है, उस फंड में से जो, क्योंकि मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में है, तो जाहिर है कि उसमें उसका पहला हक होगा या बड़ा हक होगा। उस बात को लेके झूठ बोले, ये झूठी सरकार है। और इनके नेता जो है, शुरू से भाजपा के नेता, इनके बड़े नेता हमेशा आरएसएस के, आज से 30-35 साल से पहले से जब इनके 2 सांसद थे, तब से भी झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोलते बहुत अच्छी तरीके से। बस ये दिक्कत है, तो भोली भाती जनता धोखा खा जाती है। एक सवाल और मैं करना चाहूंगा, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, जो अक्सर जिक्र किया जाता है, जब भी हार का सामना करना पड़ता है कांग्रेस सरकार को, तो ठीकरा जो है वो ईवीएम पे फोड़ा जाता है। ईवीएम पे क्या स्टैंड है इस बार आपका? हम तो, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ईवीएम पे रत्ती में भरोसा नहीं है, और इसलिए भरोसा नहीं है कि आदमी हाल गलत है। अगर उस तरह एक नाई पे हो या डॉक्टर पे हो तो वो उसका किसी पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, और डकैत पे होगा तो किस मतलब में करेगा। तो हमें ईवीएम पे तभी तक भरोसा है जब उसके पीछे की नीयत, जिसके हाथ में वो ईवीएम हो, जो इस्तेमाल करने वाली हो, वो अगर सही हो। लेकिन हमें ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन क्योंकि चारा नहीं है और इसलिए हम, कोई कल को कहे साहब इन्हें ऐसा हो गया। ये ईवीएम से अगर चुनाव ईमानदारी से हो गए तो कोई भी, मैं 45 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, कोई चांस नहीं है मोदी सरकार के दोबारा आने का। और इसलिए, और मोदी जी को इतने ठाट बाट के हजारों करोड़ के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और सुविधाओं में रहने की आदत पड़ गई है। मुझे तो बड़ा भारी अंदेशा है कि वो ईमानदारी से चुनाव होने देंगे, नहीं होने देंगे, मुझे बड़ा अंदेशा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आप जनता में जा रहे हैं, जनता में चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, लोगों के बात भी सुनना है, आप अपनी जीत को लेकर कितना सुनिश्चित हैं? अगर ईमानदारी से हो तो 200%। अगर ईमानदारी से चुनाव होगा, ईवीएम में घपला नहीं होगा, तो 200%। क्या लगता है अभी भी ईवीएम पे घपला हो सकता है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई भरोसा नहीं ईवीएम पे। ईवीएम पे नहीं, मतलब ईवीएम का जो उस तरह किसके हाथ में, उस आदमी पे भरोसा नहीं है, उसके शासन तंत्र पे भरोसा नहीं है। अब अगर चुनाव आयोग जो कह रहा है, लेकिन पता नहीं, अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि चुनाव। पहला सवाल यही है कि आप एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, यहाँ के लोगों के बीच में, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में एक अच्छी खासी पैठ रखते हैं, क्या किस तरह का सामना करना पड़ रहा है इस बार? देखिए, कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ भी इस वक्त मतलब चुनाव में एरन साहब को नहीं है, क्योंकि आज हम सुबह 9 बजे से निकले हैं। फतेहगंज से पूरा फतेहगंज एक गली घूमा हम लोगों ने, हिंदुओं में भी गए, जाटवों में भी गए, कश्यप लोगों में भी गए, मुसलमानों में भी गए।
और रोड शो भी करा, मतलब मार्केट में पूरा। उसके बाद वहाँ से 1 दर्जन से ज़्यादा गांव होकर हम निकले जी। जैसे वहाँ से आए धनेटा फाटक, इससे पहले खिरका, लोग सड़कों पे आ गए, मतलब वहाँ कोई नहीं था, लोग सड़कों पे आ गए। मतलब फिरोजपुर में इतना पूरा सड़क भरी हुई थी, उसके बाद आगे बहादुरपुर पे सड़क भरी हुई थी, मिर्जापुर पे पूरी सड़क भरी हुई थी, शाही में अभी एक गली घूमे पूरा, मौरियों में भी गए, वहाँ पर जाडबों में भी गए हम, वहाँ पर कश्यप लोगों में गए और शिवचंद्र कश्यप भी हमारे साथ में थे वहाँ पर, और भी कई बड़े नेता थे। तो अपार जन समर्थन इस वक्त एरन साहब को मिल रहा है, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है। और मेरी उनके साथ साथ नशेगढ़ के लोगों को भी मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पर कि भारी समर्थन इस वक्त परिवहन सिंह एरन को देने का काम करेगा। मैंने अभी एक सवाल एरन साहब से भी किया था, मैं आपसे पुनः वो सवाल दोहराना चाहूँगा कि लगातार जो उच्च स्तरीय नेता हैं बीजेपी के, वो बरेली में डेरा डाले हुए हैं। क्या बीजेपी के जो जिला इकाई का संगठन है उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी दो फाड़ हो चुकी है, बरेली के अंदर बीजेपी दो फाड़ हो गई है, आप लोग जानते भी हैं, और जमीनी स्तर पे भी वो चीज़ अब उभर के आने लगी है। हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहते, बीजेपी वाले जाने, बीजेपी की पार्टी वाले जाने, हमें उनसे ज़्यादा नहीं कहना है। लेकिन जो बीजेपी के समर्थन कर रहे थे, जो बीजेपी के वोटर थे, जो बीजेपी के सपोर्टर थे, आज वो एरन साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, एरन साहब को वोट डालने का काम कर रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि उनके लोगों का समर्थन साथ है, तो जाहिर है कि बड़े नेता का भी कहीं ना कहीं इशारा होगा। देखिए, जैसा कि लगातार कुछ नेताओं की तरफ से विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम स्टैंड बनाया जा रहा है, राम मंदिर को लेकर बीजेपी जो है वो लोगों के बीच में जा रही है, कितना असर पड़ेगा इस बार इन मुद्दों का? देखिए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा हो, अब इनका कोई भी मुद्दा चलने वाला नहीं है, ना चल रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं बरेली के अंदर कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर का बड़ा नेता, मुख्यमंत्री खुद 5-5 सभाएं कर चुके हैं जी। और अमित शाह भी यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पूरा बरेली को उन्होंने ये जान लिया, समझ लिया है कि बरेली बुरी तरह से हम हार रहे हैं, किसी सूरत से इस हार को हम बदल सकें। इसीलिए ये तमाम ऊट पटांग बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी बातें करते हैं कि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन ये बात मान के चलिए आपकी, कोई सा भी जादू उनका चलने वाला नहीं है, और यहाँ पर बरेली लोकसभा के अंदर कोई भी ध्रुवीकरण नहीं होगा। वोट जितना मुसलमान देगा उससे ज्यादा मुसलमान हिंदू भाई दे रहे हैं। अच्छा, जैसा कि इस बार बीजेपी सरकार का एक नारा है, अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी के विजय रथ को रोक पाने में कामयाब होगा? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, इंटरनल सर्वे भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, आपके 30 पार हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो सर्वे की बात कर रहे हैं, अगर 200 सीटें भी पा जाए बीजेपी, तो आप हमसे बात कर लेना बाद में। 200 सीटों पे नहीं पहुंच रही है, गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र के अंदर, और इस बीजेपी को हटाने का काम किया जाएगा। इस बार क्या अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो क्या फिर से ईवीएम पे ठीठरा फोड़ा जाएगा? उल्टा पुल्टा होने का सवाल ही नहीं उठता। जब जनता सड़क पे आ जाती है, कितना बेईमानी कर लोगे आप? अब कितनी बेईमानी करोगे? जब 70% पब्लिक आज परवीन सिंह एरन के पक्ष में आ चुकी है, 70% जी। अब ये जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, ये समर्थन और बढ़ रहा है, आपस में चल भी रहा है। अब जैसे इन्होंने ये काम किया था छोटेलाल गंगवार का, इन्होंने साजिश के तहत बीजेपी के लोगों ने पर्चा खारिज करा दिया। कराया तो इसलिए था कि हमारे जाटव समाज के लोग हमें वोट दे देंगे, लेकिन मैं आप यकीन के साथ बताना चाहता हूं आपको, चाहे तो आपके यहाँ भी जाटव है, पूछ लेना इनसे, और गाँवों के अंदर पूछ लेना, बड़े बड़े गाँव जहाँ पर जाटव समाज के लोग कहीं 400 के 500 हैं, एक एक वोट जाटव समाज का साइकिल पे वोट डाल रहा है, परवीन सिंह एरन को वोट डाल रहा है। अगर इंडिया गठबंधन इस बार जो है वो जीत हासिल करता है तो कौन सा चेहरा होगा प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, जो आपको अच्छा लगेगा वही हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दुर्गेश मौर्य। दुर्गेश मौर्य जी, आप बताइए कि कैसी सरकार चाहते हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत से जिला अध्यक्ष दुर्गेश मौर्य हूँ। हम एक ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो किसानों के हित की बात करे, किसानों के भले की बात करे। ये हत्यारी सरकार जो अब तक रही है, इसने हमारे किसानों की हत्याएं की हैं। दिल्ली बॉर्डर पर देखिए, हमारे किसानों को गोलियां मारी जा रही हैं। हरियाणा बॉर्डर पर हमारा शुभकरण सिंह भाई जो था, 28 साल की उम्र का था, उसको इन्होंने गोली मरवा के वो शहीद करवा दिया। हमारे किसानों पर वो इन्होंने, जो ये सरकार है मौजूदा खोखली सरकार, इन्होंने वो बम यूज करे हैं हमारे किसानों पे, जो आतंकवादियों पे किए जाते हैं। जी अध्यक्ष जी, ये बताइए कि जो मोदी जी गारंटी है, मोदी गारंटी पे कितना आप विश्वास करते हैं कि गारंटी पूरी हो चुकेगी? अरे क्या गारंटी? आज किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, आज किसान कहाँ जा रहा है?
सन 1970 में 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना मिला करता था। आज क्या क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना मिलेगा? किसान को कहाँ घुसेड़ दिया ले जाके इस सरकार ने? क्या चाहती है ये सरकार आखिर? इंडिया गठबंधन जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है कि शिक्षा के मतलब और नौकरी के विभागों में मतलब बढ़ोतरी की जाएगी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गठबंधन की सरकार बताइए कैसे? ये तो अब सरकार बनने के बाद ही पता लगेगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में हम लोग भी। मगर हाँ, ये लगता है कहीं ना कहीं किसानों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाएगी ये सरकार। और ये जो मौजूदा सरकार है इसने तो किसानों का गला घोटने का काम किया है, और हम घोर निंदा करते हैं इस मौजूदा जो सरकार है इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे किसानों को इस तरह से शहीद किया गया है। पिछली बार जब हमारा जो धरना प्रदर्शन चला था तो 700 किसान हमारे शहीद हुए थे, और अभी भी हमारे एक किसान को गोली से मरवाया है इन्होंने। और ऐसे ऐसे बम यूज किए गए हैं जो आतंकवादियों पर यूज किए जाते हैं। हम क्या आतंकवादी दिखते हैं? हम किसान हैं, हम खेती करते हैं, सीना फाड़ रहे हैं जमीन का, तब जाके अन्न कमा के इन लोगों को खिला रहे हैं। अगर इस पर रोक लगा दें, ये लोग दफ्तरों में बैठे हुए भूखे मर जाएंगे, ये फुटपाथ पे आ जाएंगे लोग। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं लीलाधर वर्मा जी कुंवरपुर से हूँ। कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम सरकार चाहते हैं कि देखिए, हम भारतीय किसान हैं और किसान ऐसी सरकार चाहते हैं जैसे कि मानिए एक रोजगार करता है, कोई सोया बनाता है, सोया फैक्ट्री में वो अपना रेट डाल के देता है, कि 5 रुपए का सोया बिकेगा या 1 रुपए का सोया बिकेगा। हम अपनी जमीन में मेहनत कर करके गन्ना उगाते हैं, दाल चीनी तेल चीनी सब उत्पादन करके देते हैं, और हमारे मेहनत से, हमारी मेहनत की कमाई से, फल से, दूध से ये सिटी, ये दिल्ली पार्लियामेंट चलता है। और लेकिन हमारे लिए वो अधिकार चाहिए ताकि हम अपने खेत में गेहूं पैदा करें, हम अपने आप अपना मूल्य तय करें, हम अपने गन्ने का मूल्य अपने आप तय करें। हमको वो सरकार चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जैसे कि मुझे विश्वास है कि जैसे हमारे चरण सिंह चौधरी इस भारत में जब बने थे, और उसके बाद कोई दूसरा है तो समाजवादी गठबंधन है जो किसान को हित की और सुरक्षा की बात करती है, न्याय की बात करती है, समता की बात करती है, समानता की बात करती है। और वरना ये आज जो वर्तमान सरकार चल रही है बिल्कुल धोखेबाज सरकार है, झूठ बोलती सरकार है। इन्होंने हमसे स्पष्ट कहा था कि हम आपको किसान आयोग चुन के देंगे और आपका सारा माल खजाने में जाएगा, जो कि तनख्वाह उसकी निकलती है खजाने से नौकर की, वही आमदनी आपकी होगी, आप बराबरी का दर्जा हम आपको दिलाएंगे। हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा कि सारे झूठे बातें, जुमलेबाजी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भाजपा सरकार गारंटी, क्या गारंटी है? गारंटी साहब नहीं है, बिल्कुल जुमलेबाजी है। ये धोखा गरीबों को दे रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण था संविधान के तहत, इन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार इन्होंने सारा आरक्षण हमारा खत्म कर दिया, ताकि हमारे गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे अगर पढ़ लिख कर इंटर में पहुंच गए और कहीं डिग्री करने के लिए अगर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता तो आरक्षण से सीटें मिल जाती थी। और हमारा बच्चा यहीं धूल में खेलता रहेगा, उन्हें सरकारी यूनिवर्सिटी में उन्हें सीटें नहीं मिलेंगी, सरकारी में आरक्षण नहीं मिलेगा, उनसे कंपटीशन खिलाने को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, व्यवस्था नहीं मिल रही। समानता लाने को कहा था मोदी ने, समानता नहीं लाए, बराबर सबका साथ सबका विकास, इनका नारा झूठा है। संजीव कुमार। संजीव भाई ये बताइए कि आप कैसी सरकार चाहते हैं? गठबंधन की सरकार चाहते हैं। गठबंधन में क्या क्या विकास कार्यों मैनिफेस्टो जारी किया गया, कुछ पता है आपको? गठबंधन में पहली बात तो रोजगार मिलेगा जी, दूसरी बात अपना बरेली डेवलपमेंट होगा। अभी ये रबर फैक्ट्री बंद हो गई है, रोजगार सब बंद किया है, और बरेली में कुछ भी काम नहीं किया है। जो काम किया वो सिर्फ पेपरों में काम किया है, रियल में कोई काम नहीं किया है। इसलिए गठबंधन की सरकार आना जरूरी है। भाजपा वाले अमित शाह कुछ समय बोले, मैंने वीडियो देखा था, बोले ये तो जुमले हैं, 15 लाख की बात करते हैं तो बोले ये जुमले हैं, ये पॉलिटिक्स में यूज होते हैं, इनकी हर बात जुमले में आती है, ये विकास तो कर नहीं पाते। ये फिर कह देंगे हम ये कर रहे हैं, इलेक्शन बाद जीतने के बाद ये कह देंगे ये तो हमने जुमला बोला था जीतने के लिए। ये भाजपा 2024 में जो मोदी जी ने गारंटी जारी की है कि गारंटी सरकार है, क्या गारंटी, क्या आपको उम्मीद है कि आप क्या चल रहा है? जब 10 सालों में इनकी कोई गारंटी पूरी नहीं हो पाई, क्या इनका कहना है कि 5 सालों में गारंटी पूरी हो जाएगी? बरेली लोकसभा 125 में अभी बीते दिन 3-4 बड़े नेता बरेली आए, दौरा किया उन्होंने, क्या उसका डर है क्या पार्टी में? क्या बिल्कुल डर है, डरना होता इससे पहले वो क्यों नहीं आए? मोदी जी 2 बार आ गए, योगी जी 2 बार आ गए, डर के मारे ये आ रहे हैं, वरना ये लोग नहीं आते। अभी इनको दिख रहा है कि हमारी भाजपा सरकार हर जगह से साफ हो रही है। इनकी तमिलनाडु में 0 सीट है, केरला में भी 0 सीट है, इसलिए भागे भागे फिर रहा है। एक बात और कह रहे हैं मोदी जी की 400 पार,
क्या उम्मीद है कि 400 पार से सीटें निकलेंगी? 400 पार तो होंगी नहीं, अगर ईवीएम हैक कर लें तो 400 के 500 ईवीएम से पार क्या कर उम्मीद है लेंगे। आपको? क्या है ईवीएम क्या हैक कर सकते हैं? क्या कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? बिल्कुल, जब वो गुजरात में वो इलेक्शन हो रहे थे तो बैलेट पेपर से इन्होंने वो चुरा रहे थे। जब वो बैलेट पेपर वाले कर सकते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं कर सकते? एक आप आदमी के इंजीनियर ने ईवीएम हैक करके संसद में दिखाया था कि ऐसे ईवीएम हैक हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है? इसमें चुनाव आयोग ने क्या क्या मतलब अगर बैलेट पेपर से वो हो तो इनको क्या फर्क है? जी, मोहम्मद रफीक सैफी। अच्छा, ये बताइए कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? सरकार अच्छी चाहते हैं जो बढ़िया काम करे। अच्छा, कैसी सरकार मतलब क्या क्या काम करे? जनता खुशहाल रहे और क्या है। क्या नाम है आपका? रेहान रजा खां, इस्लामपुर शेरगढ़। अच्छा, ये बताइए आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिस सरकार में बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, गरीबियत दूर हो और आपसी भाईचारा कायम रहे। हम ऐसी हमारे सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी की बात की थी, गारंटी में कितना सच है? उनका तो सब झूठ ही झूठ है, कोई सच नहीं बताएं। उनका। 15 लाख झूठ, सिलेंडर सस्ता करना झूठ, ये सब झूठी झूठ है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था हम 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में देंगे, आज तक किसी के नहीं आए। भाई आप पत्रकार हो, अगर आपको आ गए हो तो लगवाते भाई हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो इंडिया गठबंधन के सरकार की मैनिफेस्टो है, क्या क्या विकास कार्यों को लेकर है? भाई मैं अपने बरेली से माननीय आदरणीय प्रवीण सिंह आर्यन जी की बात कर सकता हूँ। वो एक विकास पुरुष नेता है और उन्होंने 2009 से 2014 तक वो सांसद रहे तो उन्होंने विकास की झड़ी लगा दी। बजरन पुल, दुनका का पुल, तमाम ऐसे पुल हैं, हाईवे 4 लेन, ये सब उनकी देन है। हवाई अड्डा, आपकी ये रेलवे का जो ये निर्माण कराया है, सब इनकी देन है। और ये विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, कौमी एकता के नाम से जाने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलना जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजराज सिंह कश्यप। ये बताइए गजराज सिंह, आप कैसी सरकार चाहते हैं? गठबंधन की सरकार। गठबंधन की क्या क्या विकास कार्य से उम्मीद है गठबंधन सरकार को? इसमें तो विकास है और क्या है, किस टाइप का विकास है? क्या मैनिफेस्टो है सरकार का? फैक्ट्रियाँ और जो सब काम जो है। जो मोदी जी ने गारंटी की बात कही थी उसमें कितनी सत्यता है? जैसे मान लो 15 लाख रुपए सिलेंडर को लेके, नौकरी को लेके, सब झूठ है। सब झूठ है। मुद्दे हैं आपके इस बार कैसी सरकार चाहते हैं? मुद्दे हमारे ये हैं कि जब माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीटिंग करके हम सबको, किसानों को, मजदूरों को बुलाया था, इकट्ठा किया था, तब इन्होंने वादा किया था कि एमएसपी पे हम आपका अनाज बेचेंगे, हम एक आपको अच्छा सा एक किसान आयोग चुनेंगे ताकि आपकी आय आमदनी दुगनी हो और आप जैसे सरकारी नौकरों की बराबरी के दर्जा उठाएं, क्योंकि इसमें जो है जय किसान जय जवान जाग उठा हिंदुस्तान को नारा लेकर के, और इन्होंने कहा था कि हम किसान को बराबरी का दर्जा देंगे, बराबरी में लेके आएंगे ताकि हमारे सब पशु हमारा छूटे हैं हमारे। इस बार आप बताइए किन मुद्दों पे वोट देंगे, किस पार्टी को चाहते हैं केंद्र सरकार में, किसके सिर पे जो है भारत देश का ताज सजाना चाहते हैं? हम अपने भारत के अंदर हम गठबंधन की सरकार चाहते हैं, क्योंकि हमने इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख लिया है और हम गठबंधन के वादों को सोचते हैं कि किस तरह से किसान व मजदूर को, गरीबी को दूर करने के लिए आगे बढ़ाएंगे, देश को प्रगतिशील बनाएंगे, देश को विकासशील बनाएंगे। इन्होंने ये वादे किए हैं कि हम नौकरियां दिलवाएंगे ताकि हम किसान को एमएसपी पे अनाज बेचने का, जैसे का एक कोई रोजगार वाला, अगर लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम साहब सलीम। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे इस बार साहब, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार चाहे गठबंधन की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, बात उसमें जनता के हित की होनी चाहिए, रोजगार की होना चाहिए, रोजी रोटी की होना चाहिए। ये नहीं कि मुंगेरी लाल के सपनों की होना चाहिए, आसमान से तारे तोड़ने की होना चाहिए या ताजमहल बनाने की होना चाहिए। ये होना चाहिए कि गरीब के घर में आटा या राशन या कोई समस्या या बीमारी या स्वास्थ्य, हमारी नज़र में सरकार कोई भी हो, समस्या आदमी से जुड़ी होना चाहिए।